फोन की सुरीली सी खनक सुन। छाया ने स्क्रीन पर उभरे नंबर और नाम को देखा तो उसका दिल तेजी से धड़क उठा। लेकिन फोन बजता रहा और वह खामोश बैठी रही। 15 मिनट बाद लैंडलाइन की घंटी बजी तो उसने कॉलर आईडी पर नंबर चेक किया। पल भर को उसका जी चाहा कि रिसीवर उठा कर बात कर ले, लेकिन अपने मन के भाव को संयम कर कर उसने फोन कॉल को नजरअंदाज करना ही ठीक समझा। फिर छाया अपने रोज के क्रियाकलाप निपटाने लगी। सुबह घर की साफ सफाई करना, चाय नाश्ता बनाकर खाना, फिर दफ्तर चले जाना और शाम ढले थके मांदे घर लौटना। यह यही उसकी दिनचर्या रहती। लेकिन घर लौटने पर खाली खाली सूना घर देख उसका मन उदास हो जाता। शरीर को ठेलती वह रसोई में जाकर चाय बनाती और टीवी चालू कर कर बैठ जाती। देर रात तक टीवी चलता रहता तो टीवी के शोर से घर का सन्नाटा जैसे खत्म हो जाता। रात के सन्नाटे में जरा सी आहट होते ही वह कांप जाती। एक रात जब वो सो रही थी तभी घर के मेन दरवाजे के बाहर लगी घंटी बज उठी थी। उसकी नींद टूटी तो वह इतनी रात गए कौन होगा सोचकर वह डर उठी थी। फिर घबराकर वह चीख उठी थी कि कौन है, लेकिन कोई जवाब न पाने पर कांपते हाथों से खिड़की का दरवाजा खोला था, लेकिन बाहर कोई नजर नहीं आया था। जब गेट के बाहर की घंटी लगातार बजती रही तो वह कांपते हाथों से दरवाजा खोलने लॉन में आ गई। गेट की घंटी फिर बज ही रही थी। शायद रास्ते चलते किसी मनचले ने मस्ती करने के लिए घंटी बजा दी थी, जो घंटी का स्विच दबा रह जाने की वजह से लगातार बजती चली जा रही थी। उसने घंटी का स्विच ऑफ किया था और तुरंत अंदर जाकर दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी। लेकिन उसके बाद सारी रात वह सो नहीं सकी थी। छाया के पति की मृत्यु हुए बहुत साल बीत गए थे। उसकी दो बेटियां हैं जिनकी शादी उसने स्वयं ही की है। एक बेटी फॉरेन में है और दूसरी इंडिया में ही है, लेकिन कोसों दूर। वैसे छाया की अच्छी जॉब है, इसलिए अच्छा खासा सैलरी और घर में सभी सुविधाएं हैं। सुबह से शाम कैसे हो जाती है छाया को पता ही नहीं चलता। लेकिन शाम ढले अकेलापन घर में आना उसे तन मन से थका देता है। बेटियों से रोज बातचीत होती है, लेकिन वे दोनों अपनी गृहस्थी में बिजी है, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं दे पाती। जब कभी वो बीमार हो जाती है तो अपना अकेलापन उसे और भी डरावना लगता है। उस दिन जब वह शाम ढले घर लौटी तो देखा कि लेटर बॉक्स में एक चिट्ठी पड़ी थी। उसे निकालकर वह ताला खोल सोफे पर पसर गई थी और उसे पढ़ते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसमें लिखा था, छाया जी, फोन पर आपसे बात ना हो सकी, इसीलिए मैं चिट्ठी लिखने को विवश हो गया। फिर मेरे दिल में भावनाओं का जो ज्वार उमड़ रहा है उसकी सच्ची अभिव्यक्ति चिट्ठी द्वारा ही संभव है। मात्र 3 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद मेरी पत्नी का निधन हो गया था। तब से अपनी एकमात्र संतान अपने बेटे की परवरिश अकेले ही करी है मैंने। मन में कभी ब्याह का ख्याल नहीं आया, लेकिन जीवन की इस मोड़ पर आपसे मिला तो इच्छा जाग उठी कि अपने जीवन में आपको शामिल कर सकूं। मैंने अपने बेटे के बार बार आग्रह करने पर ही इस जीवन संध्या में किसी साथी के विषय में सोचना शुरू किया है। अगले साल जॉब से रिटायर हो जाऊंगा तो अच्छी खासी पेंशन मिलेगी। इसके अलावा काफी चल अचल संपत्ति का भी मालिक हूँ और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी पूर्णतः स्वस्थ और फिट हूँ। आजकल आपके बारे में ही सोचता रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि संसार क्या कहेगी, परिवार क्या सोचेगा। मात्र इस सोच के चलते चुप्पी साधे हुए हूँ, जबकि खुश रहना, हंसना और नीरस जिंदगी में बाहर लाना कोई पाप नहीं है। अजीत। छाया ने पत्र बंद करके एक और सरका दिया था, लेकिन लिखने वालों ने अपनी भावनाओं को खुलेपन से व्यक्त किया था, इसलिए उसमें संवेदना के तार झंझना उठे थे। रात में खाना खाने के बाद वह टीवी देखने में बिजी थी कि फिर से फोन बज उठा था। वो बोल उठी, माफ कीजिएगा,
आप जैसा सोचते हैं वैसा होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैं अपने जीवन में खुश हूँ और संतुष्ट हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा भरा पूरा परिवार है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया था और टीवी बंद कर पलंग पर लेट गई थी। काफी देर तक वह जागती रही। फिर ना जाने कब उसकी छटपटाहट को नींद ने दबोच लिया था। अगले दिन रोज की तरह दफ्तर के काम को निपटाकर वह शाम ढले घर के लिए निकलने को ही थी कि अपने सामने एकाएक उपस्थित हो गए शख्स को देख वह चौंक गई थी। आप? हाँ मैं। मुझे आना ही पड़ा। आपको अचानक क्या हो गया है? पहले हाँ और फिर एकदम चुप्पी साध लेना। आपने खुद ही तो पहले मौन स्वीकृति दी थी। छाया नजरें मिला पा रही थी नहीं, फिर भी बोली थी, मुझसे भूल हो गई थी। यह सब इस उम्र में अच्छा नहीं। मुझे घर जल्दी पहुंचना है। उसके शब्द इसके बाद गले में अटक कर रह गए थे। आप क्यों संदेहों आशंकाओं से घिरकर अपने आप को आहत कर रही हैं? प्लीज, मुझे किसी रिश्ते संबंध के दलदल में नहीं फंसना है। छाया झुंझला उठी थी। घर वापस आकर वह निढाल सी सोफे पर बैठ गई थी। चाय पीने की इच्छा तो थी, लेकिन बनाने का मन नहीं कर रहा था। वह सोच रही थी कि जिंदगी के शून्याकाश में एकाकी तारे जैसी स्थिति है उसकी। वैसे जीवन में आए एकाकीपन के कष्टों की धूप उसके लावण्य को झुलसा नहीं सकी थी। एक दिन दफ्तर की एक पार्टी के दौरान छाया ने अपने लंबे बाल खुले रख छोड़े थे, जिन्हें देखकर उसके सहयोगी सखियां हैरान हो गई थीं। उसके नित्य प्रति बंधे जुड़े से उन्मुक्त लंबे बाल जो कंधों पर बिखरे थे, उन्हें देखकर एक बोली थी, ये आपके बाल हैं या लहराता बल खाता झरना? छाया जी, आप अपनी उम्र में छोटी और स्मार्ट दिखती हैं। शारीरिक रूप से भी आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। फिर बातों ही बातों में छाया को दोबारा विवाह की सलाह सभी ने दे डाली थी। छाया को बहुत अटपटा लगा था यह हास परिहास, लेकिन 2-4 दिन बाद उसे फिर ऐसे ही वाक्य सुनने को मिले थे। एक दिन तो अचानक ही छाया के दफ्तर का सहकर्मी उसके समक्ष अपने एक दोस्त अजीत को लेकर उपस्थित हो गया था और बिना किसी भूमिका के उसने शादी का प्रस्ताव उसके सामने रख दिया था। अजीत ने उसके सामने बैठकर स्वयं ही अपना परिचय दिया था कि वह प्रतिष्ठित और उच्च पद पर है और अपनी पत्नी की मृत्यु पर कई वर्ष बीत चुके हैं। एक डॉक्टर बेटा है जो विवाहित है और 2 छोटे बच्चों का पापा है। पिता के अकेलेपन की त्रासदी बेटे को भीतर ही भीतर बेचैन किए हुए है। इसलिए उसका आग्रह है कि मैं अपने जीवन संध्या में अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी खोज लूं। अजीत का यह आकस्मिक प्रस्ताव छाया को असंतुलित कर गया था, लेकिन उसके बाद से अजीत के फोन छाया के पास बराबर आने लगे थे। छाया कभी तो संक्षिप्त वार्तालाप कर फोन बंद कर दिया करती थी, तो कभी रिसीव ही नहीं करती थी। कभी फोन उठाती, लेकिन मुंह से बोल ना निकलते। खामोशी भी अपनी ही जबान होती है, जिसे फोन करने वाला तुरंत समझ जाता है। लेकिन जिस हाँ को अजीत सुनना चाहता था, वह सहमति नदारद रहती। छाया के ससुराल की तरफ से तो कोई रिश्तेदार भी नहीं था। मायके में पिताजी थे और 2 भाई थे। उसने अपने भाभी से अजीत के प्रस्ताव के बारे में बात की थी, तो बात पूरे घर में फैल गई थी। किसी की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। छाया के पिताजी तो इस बात को जानकर गुस्से में फोन पर बरस पड़े थे। अब तुम्हारी उम्र मोह माया के बंधनों से निजात पाने की है या बेसिर पैर के संबंध से बंधने की है? कुछ अध्यात्म की ओर मन लगाओ और अच्छा साहित्य पढ़ो। वक्त फालतू है तो समाज सेवा की सोचो। रिटायरमेंट के बाद खाली समय बिताने की समस्या अभी से क्यों है तुम्हारे दिमाग में? इस उम्र में स्वयं को बंधन में बांधना एकदम वाहियात बात है। घर वालों का नकारात्मक रवैया अजीत को छाया ने बता दिया था और फिर बोली थी कि आप अपने लिए किसी अन्य साथी की खोज करिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। छाया की बेरुखी के बाद भी अजीत ने उसे समझाने का असफल प्रयास किया था, फिर खुद भी मौन साध लिया था। उसके फोन आने बंद हो गए थे और दिन गुजरते जा रहे थे। शुरू में तो छाया ने राहत की सांस ली थी, लेकिन 1 हफ्ता बीत गया तो उसका फोन की प्रतीक्षा में बेचैनी बढ़ने लगी थी।
मन एक नई उलझन में उलझता जा रहा था कि क्या हो गया। मेरी बेरुखी से ही फोन आने बंद हो गए शायद, या शायद अजीत ने भी अपना बचकाना विचार छोड़ दिया होगा। और यही सही भी है। इस उम्र में किसी के साथ जुड़ने, संग रहने का क्या मतलब। लेकिन उसका अधीर मन यह भी कहता कि स्वयं ही फोन कर ले, लेकिन संस्कारी चित्त राजी ना होता। एक दिन मन के हाथों हार कर छाया ने फोन पर अजीत का नंबर डायल कर हल्की सी मिस कॉल दे दी थी। ऐसा करने से उसका दिल जोरों से धड़क उठा था। उसके मोबाइल पर तुरंत यह मैसेज आ गया था, मैं बहुत परेशान हूँ, अभी बात नहीं कर पाऊंगा। क्या हुआ, कैसी परेशानी? उसने प्रश्न पूछा था, पर उसका कोई जवाब नहीं आया था। अगले दिन छाया ये सोचकर अपनी दिनचर्या में बिजी हो गई थी कि व्यर्थ ही उसने अपने मन को बेकार के झंझट में फंसाया। लेकिन भावनाओं के ठहरे हुए दरिया में अचानक एक पत्थर आ गिरा था। एक दिन फोन की घंटी बजी तो छाया ने स्क्रीन पर नजर डाली। उस पर अजीत का नाम था। उसने कांपते हाथों से फोन हाथों में थामा तो अजीत का अक्ष उभर आया था। अजीत ने बताया था कि उनका इकलौता बेटा डॉक्टरों और सहायकों की टीम के साथ किसी गांव में फैली महामारी का इलाज करने और बीमारों की तीमारदारी के लिए गया था। लेकिन मरीजों को भला चंगा करते करते वह स्वयं भी रोग की चपेट में आ गया था। इसलिए वह उसके बेहतर इलाज के लिए उसे तुरंत मुंबई लेकर गया था। वहाँ बढ़िया मेडिकल सेवा की बदौलत उसकी सेहत में सुधार होने लगी और अब वह धीरे धीरे बुरी तरह से स्वस्थ हो रहा है। मैं बहुत परेशान और चिंतित था क्योंकि बहुत भागदौड़ रही। और कैसी हैं आप? अच्छा, फोन रखता हूँ, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। छाया ने फिर कभी कोशिश नहीं की फोन करने की, ना ही दूसरी तरफ से कोई फोन आया। एक दिन छाया दफ्तर से निकलकर अपने स्कूटी पर सवार विचारों में खोई चली जा रही थी कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी एक चीख निकली और वह गाड़ी समेत सड़क पर जा गिरी। उसके बाद उसे नहीं पता कि क्या हुआ। आंखें खुली तो उसने स्वयं को हॉस्पिटल में पाया। कोई अच्छा सज्जन आदमी उसे हॉस्पिटल ले आया था और फिर घर भी छोड़ गया था। उसके पूरे शरीर में दर्द था और चलने फिरने में भी परेशानी थी। जैसे तैसे दूध गर्म करके ब्रेड के 2 पीस खाकर उसने दवा ले ली थी। फिर जल्दी उसे नींद आ गई थी। सुबह आंख खुली तो पूरा जिस्म अकड़ा हुआ था। अपनी दोस्त को फोन करके उसने हादसे की सूचना दी थी और छुट्टी के लिए कह दिया था। शाम होते ही उसकी सहयोगी उसका हालचाल जानने के लिए घर आ गए थे और उसके खाने पीने का प्रबंध कर गए थे। अगले दिन जब नींद से जागी तो सिर दर्द से फट रहा था और सारा शरीर ताप से जल रहा था। वो बिस्तर से उठने की कोशिश में लड़खड़ा गई थी, लेकिन फोन बज रहा था, इसीलिए जैसे तैसे उसके पास जाकर रिसीवर कान से सटाया था। हेलो छाया जी, आप कैसी हैं? उधर से अजीत की आवाज थी। बस तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है शायद। एक्सीडेंट। छाया का कंठ भर्रा गया था। रिसीवर हाथ से छूट गया था। फिर कांपते हाथों से चाय बनाकर 2 बिस्कुट के साथ चाय गटकने के बाद छाया ने बुखार बदन दर्द की टैबलेट खा ली थी और बुखार की खुमारी में पता नहीं कितनी देर यूं ही पड़ी थी कि अचानक दरवाजे की घंटी की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी थी। दरवाजा खोला तो अजीत को देख बुखार की खुमारी में बंद आंखें चौंक कर फैल गई थी। उसे तुरंत नारी सुलभ लज्जा ने घेर लिया था। वो अपने अस्त व्यस्त कपड़े और बिखरे बाल समेटने लगी थी। आप? वह बोली थी। भीतर नहीं आने देंगी क्या? अजीत बोला था। वह सकपकाकर दरवाजे के बीच से हट गई थी। एक्सीडेंट जबरदस्त हुआ है। अरे आपको तो बुखार भी है। कहते हुए अजीत ने पहले छाया की कलाई थामी, फिर माथा को स्पर्श किया। छाया पत्ते की तरह थरथरा उठी थी। छुअन का रोमांच विचित्र था। चलिए डॉक्टर से दवा ले आते हैं। छाया ने विरोध न कर सकी थी। वापस घर आकर अजीत ने रसोई में जाकर छाया के लिए दलिया बनाया था और अपने सामने उसे खिलाया था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। दवा आपने ले ली है ना? आराम आ जाएगा। फिर अगर सहायता की जरूरत हो तो याद कर लीजिएगा, कहकर जवाब के इंतजार किए बिना
अजीत जा चुका था। अजीत का घर आना, क्षणिक मधुर स्पर्श, उसका केयरिंग एटीट्यूड छाया के नीरस जीवन में मधुर स्मृतियां सजा गया। इस उम्र में भी निगोड़ा मन अशांत होने लगा है। दर्पण पर बरबस नजर चली जाती है और होठों पर लजीली मुस्कान चिरकने लगती है। छाया सोचती है, फिर सिर को झटक कर वर्तमान में लौट आती। फिर सोचने लगती है कि इस निगोड़े मन में यही खराबी है कि जरा सी भी ढील दे दो तो कहाँ कहाँ डोलने लगता है। क्या सचमुच उम्र बुढ़ा जाती है? मन नहीं। छाया स्वस्थ हो गई थी धीरे धीरे। एक दिन प्रीति के फोन ने उसके मन में उत्साह भर दिया था। वह इंडिया आ रही थी अपने बेटे के साथ। वह अपने 5 वर्ष के नाती आरव के साथ खूब मस्ती करेगी। ये सोचकर वह बहुत उत्साहित थी। उसने तुरंत फुर्सत में घर में सभी जरूरत का सामान जुटाना शुरू कर दिया था। प्रीति के आने से घर का कोना कोना जीवंत हो उठा था। ममा, ये अजीत कौन है? एक दिन प्रीति के अप्रत्याशित सवाल ने छाया को झकझोर दिया था। सहयोगी है, संक्षिप्त सा जवाब देकर उसने बात खत्म करनी चाहिए थी। आपके फोन पर इनकी कॉल्स देखी इसीलिए। छाया ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन माँ के चेहरे के हाव भाव प्रीति देखने समझने का प्रयास कर रही थी। एक दिन रात के सन्नाटे को तोड़ता अचानक छाया का मोबाइल घनघना उठा, तो उसने तुरंत मोबाइल उठाया और बोली, आजकल आपकी बेटी आई हुई है। उसने फोन काटना चाहा, पर अजीत उधर से बोला, ठीक है, बहुत अच्छा है, आप बेटी से हमारे रिश्ते के विषय में बात कर लीजिए। अगर आप कहे तो मैं खुद आकर उससे मिल लेता हूँ। नहीं नहीं, कहकर छाया ने घबराकर फोन काट दिया था। माँ के कांपते हाथ और चेहरे के थरथराते भाव देख प्रीति ने तुरंत पूछा था, कौन था मम्मी? रात के 11 बजे हैं। स्थिर खड़ी छाया चुपचाप पलंग की ओर बढ़ गई थी। क्या हुआ मम्मी? कुछ परेशान हैं आप? कोई टेंशन है क्या? छाया ने अचकचाकर इनकार कर दिया था। छाया के मन में उधेड़ बुन चल रही थी। प्रीति की प्रतिक्रिया क्या होगी? सब कुछ जान लेने के बाद क्या माँ बेटी एक दूसरे के प्रति सहज रह पाएंगी? माँ के जीवन में किसी दूसरे पुरुष की उपस्थिति बेटी को स्वीकार नहीं होगी शायद, लेकिन अपने मन की बात अपनी बेटी से ना शेयर कर पाने के एहसास से स्वयं उसका दिल घुटन महसूस करता। अपने नए एहसास, नई दोस्ती को वह किसी अपने से बांटना भी चाहती थी, लेकिन परिवार व समाज की बंदिशों का डर, अपनी खुद की सीमाओं के टूट जाने का भय उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था। प्रीति के बार बार कुरेदने पर छाया ने उसे अजीत के बारे में सब कुछ बता दिया था, किंतु प्रीति के चेहरे पर कठोरता और नागवारी के भाव देख वह सकपका गई थी। ममा, आपको कोई इमोशनल फूल बना रहा है। आप बहुत सीधी हैं। आपकी जॉब, पैसे के लालच में आकर कोई भी आपको बेवकूफ़ बना रहा है। अब उसका फ़ोन आए तो मुझे बताना, मैं उसका दिमाग ठिकाने लगाऊंगी। लेकिन बेटी, आर्थिक रूप से वह भी संपन्न है। मेरे पैसे, मेरी प्रॉपर्टी से उसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ममा, इस उम्र में आपको ऐसा बेतुका ख्याल आया कैसे? बहुत सी स्त्रियां हैं जो आपकी तरह अकेली रहती हैं, लेकिन बुढ़ापे में शादी नहीं करती। यह बात मेरे ससुराल में और रिश्तेदारों को पता चलेगी तो उनका क्या रिएक्शन होगा? सब मजाक उड़ाएंगे। और हम हैं तो सही, आपके अपने बच्चे। कोई दुख तकलीफ अगर हो तो आप हमसे कहो। बाहर वाले लोगों के सामने अपनी परेशानी बताकर क्यों हमदर्दी लेना चाहती हो? प्रीति की आवाज के तार कुछ और कस गए थे। अगर प्रेम को जब पता चलेगा कि उसकी सास ऐसा कुछ करना चाहती है तो कितना बुरा लगेगा उसे। छाया अपराध बोध से कसमसा उठी थी। खुद पर ग्लानि महसूस हुई थी उसे। प्रीति की वापसी का दिन आ गया था तो वह बोली, मम्मी, मैं जल्दी ही अपना दूसरा ट्रिप बना लूंगी आपके पास आने के लिए। रिटायरमेंट के बाद आप मेरे साथ रहेंगी बस। एक फीकी मुस्कान छाया के बुझे चेहरे पर फैल गई थी। मैंने नेहा से भी कह दिया है कि वह भी यहाँ आने का प्रोग्राम बना रही है। हाँ बेटा, ठीक है। प्रीति चली गई तो घर में सन्नाटा पसर गया। छाया स्वयं को संयत कर अपने रोजमर्रा के कार्यों में लीन हो गई। अजीत का फोन आता तो वह रिसीव ना करती। जब उसकी बेटी नेहा आई तो एक बार फिर घर का कोना कोना महक उठा।
छुट्टी के दिन सुबह से शाम तक घूमना, शॉपिंग, ऑफिस जाती तो घर जल्दी लौटने का मन होता। मम्मा, ये अजीत कौन है? नेहा के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। छाया का चेहरा उतर गया था। प्रीति दीदी ने मुझे बताया था। छाया के हाथ रुक गए थे, कदम ठिठक गए थे। अब नेहा अपना रोष व्यक्त करेगी। मम्मा, यह तो बहुत अच्छी बात है। हम दोनों बहनें तो बहुत दूर रहती हैं आपसे, फिर गृहस्थी की तो बीसियों उलझने हैं। ऐसे में जरूरत पड़ने पर हम आपकी कब और कितनी मदद कर सकती हैं। मुझे तो खुशी होगी अगर आप। हाँ, प्रीति दीदी को समझाना होगा, उन्हें मनाना मेरा काम होगा। आप अजीत अंकल और उनके बेटे को घर पर बुलाइए, हम सभी एक दूसरे से मिलना चाहेंगी। छाया टकटकी लगाए बेटी का मुंह देखती रह गई थी। अजीत अपने बेटे के साथ छाया के घर आ गया था। वहां सहज भाव से सबने एक दूसरे से बातचीत की थी और नेहा व उसका पति अभय अजीत के बेटे से बहुत प्रभावित हुए थे। अजीत का डॉक्टर बेटा वास्तव में एक समझदार बेटा था। डॉक्टरी पेशे में अत्यधिक व्यस्त रहने की वजह से वह अपने पापा को वक्त नहीं दे पाता था। इसीलिए उनके जीवन में एक जीवन साथी की आवश्यकता को बेहद जरूरी समझता था। उसके प्रगतिशील सोच जानकर और पापा के प्रति उसका प्रेम और आदर का भाव देख छाया हैरान थी। छाया के मन में चल रही कश्मकश को उसने यह कहकर एकदम दूर कर दिया था कि आंटी, आप अपने मन में चल रही कश्मकश और शंका को दूर कर लें और हम पर विश्वास कर जीवन के इस मोड़ पर नई राह का खुले दिल से स्वागत करें। मैं और मेरी दो बहनें प्रीति और नेहा आपके साथ हैं। मम्मी, आप इतनी टेंशन में ना आए, अब तो मुस्कुरा दें प्लीज। आपकी खुशी में ही हम बच्चों की खुशी है। दामाद के मुंह से ये सुनकर छाया के मन में चल रही कश्मकश खत्म हो गई थी और दुविधा के बादल छट चुके थे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।